अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज जो है सेकेंड ईयर फेस के एमसीक्यूज़ को फुल एंड फाइनल कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 100 एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं और जो है वो कंप्लीट पूरी वीडियो बनेगी एक साथ, और इंशाल्लाह इन 100 एमसीक्यूज़ को स्टडी करके जो भी एमसीक्यूज़ पेपर में आएंगे वो आप लोगों को आते होंगे या आप उनको सॉल्व कर पाओगे। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है इफ़ वी मेजर इन फ़ारेनहाइट इट इज़ इक्वल टू 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। और अगर 37 होगा तो वो सेल्सियस के अंदर हो सकता है। सो बहरहाल राइट आंसर इज सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड विद ईच अदर। ये हमारा 11.1 न्यूमेरिकल भी है जिसका आंसर बराबर आता है -40 के। लेकिन कैसे बराबर आता है -40 के, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है तो आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सब स्टूडेंट्स का ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला होता है TC इज़ इक्वल टू 5/9 और ये आता है TF माइनस 32। और फिलहाल गिवन कंडीशन ये है कि TC बराबर है TF के, टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के। तो डायरेक्टली हम T लिख देंगे, तो ये बन जाएगा T इज़ इक्वल टू 5/9 और T माइनस 32। तो ये हो जाएगा 90 इज़ इक्वल टू 5T माइनस 160। और वैल्यू फाइंड करनी है T की, तो 90 माइनस 5T इज़ इक्वल टू माइनस का 160। ये बराबर हो जाएगा 4T के माइनस के 160 के। तो T बराबर आ जाएगा माइनस का 160 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू आवर आंसर, और वो आंसर है माइनस का 40 डिग्रीज सेल्सियस में लेके फ़ारेनहाइट में बराबर तो हो ही गए दोनों। द एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ इक्विवेलेंट टू, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है या 0 केल्विन होता है, वो एक्चुअली किसके बराबर होता है। तो मिक्सअप नहीं करना, यहाँ पे 0 केल्विन होता तो सही था और -273 डिग्री सेल्सियस होता तो सही था। लेकिन फ़ारेनहाइट के अंदर इट इज़ इक्वल टू माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको भी आप बिल्कुल जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। आपने एक्चुअली क्या करना है, आपने सेल्सियस को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सिर्फ क्या करना है, आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि जो TF है वो बराबर होता है किसके, 9TC/5 और प्लस का 32। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 9 और TC में कह रहा हूँ माइनस के 273 के बराबर है डिवाइड बाय 5, और फाइनली आप प्लस का 32 कर दोगे। तो ये ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगा 460 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है ना, वो बेसिकली बराबर होता है 460 डिग्री फ़ारेनहाइट के, -460, ठीक है ना। प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज द इंट्रिंसिक क्वांटिटी है थ्राइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये तो चलो आंसर डायरेक्ट ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, बेसिकली हमें मालूम है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, थ्राइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्वेश्चन ऑफ 5, विच फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद थर्मल एक्सपेंशन। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है कि अगर हम उस बॉडी को हीट दें तो उस फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आता। याद रखिए, वॉल्यूम बढ़ जाता है हीट देने से, जिसे हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन होती है तो लेंथ भी चेंज हो जाती है। जब लेंथ चेंज हो रही है, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बेसिकली जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी में भी फ़र्क आएगा। बट इसका कोई भी ताल्लुक, कुछ भी लेना देना नहीं है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। यानी कि हीट देने से ना तो किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है, ना तो किसी ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, PV इज इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू nRT होता है सीधा सीधा, N होता है नंबर ऑफ मोल, R होता है जनरल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि होती है PV डायग्राम, ठीक है। तो ये आ गया P, ये आ गया V। और हमें पता है दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है, और इन्वर्स रिलेशन वाली क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक कर्व बनता है, ठीक है ना। तो PV जो है वो एक्चुअली एक कर्व होता है, PV डायग्राम इसकी। तो कर्व, स्लोप, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, तो है तो ये ख़ास किस्म का कर्व, लेकिन उसका जो नेचर है वो हाइपरबोलिक है, ठीक है ना। अब ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट जो मेडिकल से रिलेटेड होंगे उन्होंने जाहिर सी बात है कोनिक सेक्शंस नहीं पढ़े हैं, तो उन्हें हाइपरबोला का नहीं पता होगा। तो फिलहाल इसको याद कर लो कि जो स्लोप होता है, जो बनता है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन बॉयल्स लॉ, वो हाइपरबोलिक होता है इन नेचर, या हाइपरबोला लिखा होगा तो हाइपरबोला लिख देंगे। बाकी मैथमेटिक्स वाले जो है वो हाइपरबोला की शेप को जानते हैं। तो जो PV डायग्राम होती है वो दरअसल एक हाइपरबोला की शक्ल में होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी मिनिमम। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी मिनिमम होगी अगर उसका सिंक 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, सोर्स और सिंक थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट एट इन्फिनिटी पर हो टेम्परेचर ऑफ सोर्स, या सिंक जो है वो एब्सोल्यूट 0 पर रखा जाए। तो याद रखो मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम तभी पॉसिबल है जब सोर्स और सिंक जो है वो रखे जाएं एट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि वो टेम्परेचर, वो कंडीशन जिस पे T1 T2 बराबर हो जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो 0 हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, और ये होता है मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं कह रहा हूँ कि T1 और T2 को अगर बराबर कर दें, यानी कि फॉर एग्जांपल एक नाम दे दें, T का नाम दे दें, तो क्या होगा, एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस T ओवर T मल्टीप्लाई बाय 100। T से T कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू 100, 1 माइनस 1 बराबर होता है 0 के, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो याद रखिए अगर एफिशिएंसी हमें मिनिमम करनी है किसी कार्नो इंजन की, तो उसके हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कर देना चाहिए हमें इक्वल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, 1 कैलोरी बराबर होता है कितने जूल्स के, 1 कैलोरी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 4.2 जूल्स, ठीक है। वैसे 4.184 होता है, 4184, लेकिन अगर देखा जाए तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, बराबर किसके, उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 4.2 जूल्स के। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस व्हेन इट इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ड्यू टू, जो प्रेशर होता है फिक्स्ड मास ऑफ द गैस का, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जब हम उसे हीट करते हैं। तो हीट देने पे प्रेशर का बढ़ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम किस वजह से है, प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, क्या इंक्रीज इन एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम गैस को हीट करते हैं तो क्या एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, गैस लाइट हो जाती है, इलास्टिक मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, इंक्रीज इन द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्रेशर। तो देखो इन सब में जो करेक्ट आंसर आप है वो है इंक्रीज इन द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब हम हीट देते हैं तो हीट देने की वजह से नतीजे में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो हीट है वो कन्वर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में, मॉलिक्यूल्स पहले से ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो प्रेशर है गैस का वो भी बढ़ जाता है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन, ये जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, एंट्रोपी पे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर होता है उसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। इसी वजह से जब हम इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट कहते हैं, या हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो एक्सटर्नल वर्क इज़ परफॉर्म्ड, वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करता, यानी कि जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम सेम रहता है, तो सिस्टम के वॉल्यूम को सेम रहने को कहते हैं आइसोकोरिक। आइसो मीन सेम और कोर कहते हैं वॉल्यूम को। तो जब कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, बाकी सब में होता है, आइसोथर्मल में भी होता है, आइसोबैरिक में भी होता है, एडियाबैटिक में भी होता है, लेकिन आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और नो एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब यही है कि सिस्टम का वॉल्यूम नहीं बदलेगा। 273 केल्विन करस्पॉन्ड्स टू, जो 273 केल्विन है वो बराबर होता है, 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। आपको पता है ना, तीनों के तीनों स्केल्स जो स्टार्ट होते हैं उनके पॉइंट मैंने बताया था, याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेल्सियस जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पे देखा जाए तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर देखा जाए केल्विन में तो केल्विन का स्केल स्टार्ट होता है फ्रॉम 273 केल्विन्स। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल्ड, प्रेशर को डबल कर दें, टेम्परेचर को सेम रखें, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। रिलेशन हमें पता है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, सीधा सीधा, ना स्क्वायर ना कुछ। तो अगर प्रेशर को डबल कर देंगे तो प्रेशर को डबल करने का मतलब ये कि वॉल्यूम आधा हो जाएगा, कहाँ गया, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। कोई स्क्वायर नहीं, कोई रूट नहीं, सीधा सीधा डबल करेंगे तो वो आधा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फाइंड करना है, V ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस जो रेशो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो फोर्स होती है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स वो डिपेंड करती है इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, वो फॉर्मूला है F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड,
फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? अच्छा करेक्ट, अगर हाँ ये बड़ा अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, ये बात बतानी थी। अगर तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नापना होता है? वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर किसी ऑप्शन के अंदर, किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखा हुआ है, दिस इज़ मोर बेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑप्शन के अंदर है, तो याद रखो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 18, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड अंडर 1 मीटर अपार्ट इन न्यूटन इज, फोर्स कितनी होगी? दो यूनिट चार्जेस हैं, 1 कूलम के चार्जेस हैं और उनके दरमियान का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो कितना होगा उनके दरमियान का फोर्स? तो मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा ये हमारा, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है और अप्लाई हो रहा है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होती है? K होता है 9 एक्सपोनेंट 9। दोनों चार्जेस कह रहे हैं 1 कूलम के बराबर हैं और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस 1 है, तो जो फोर्स है वो एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगी? वो आएगी 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन्स की, 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन्स। क्वेश्चन नंबर 19, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज F, और जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है उसको हम डबल कर दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? अब फॉर्मूले के अंदर ना स्क्वायर लगा हुआ है, इधर फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ है, तो याद रखना है जितना भी चेंज होगा उसका आपको स्क्वायर करके इन्वर्स बताना पड़ेगा फोर्स में। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने सेपरेशन बिटवीन चार्जेस को डबल कर दिया, तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा 4। डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर हम कह रहा हूँ कि ये डबल कर दिया तो इसका स्क्वायर करने पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, और क्योंकि ताल्लुक जो है वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो F बराबर हो जाएगा 1/4 के, 1/4 दिस वन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज डैश द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो हमेशा क्या कर देता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो इसको ऐसे समझो कि अगर हम फॉर्मूले में इस्तेमाल करें तो ये होता है F इज इक्वल टू के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है ना, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तो F डैश कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बाकी वैल्यू देखें एप्सिलॉन R के अलावा तो ये वैल्यू बराबर होती है F के, तो F डैश बराबर आता है F डिवाइड बाई K। ठीक है ना, और K की जो वैल्यू है ये मतलब F डैश की वैल्यू जो है वो तभी मालूम होगी जब हम F को डिवाइड कराएंगे K से। ठीक है ना, तो K को पुट करने से या डाइलेक्ट्रिक को पुट करने से अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के बराबर है तो F डिवाइड बाई 2, F डैश हमेशा कम होगा, तो याद रखिए फोर्स हमेशा डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू, न्यूटन पर कूलम बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दो बार आ गए वोल्ट पर मीटर, ये रहा वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम एक ही बात है। कैसे? एक फार्मूला है जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होती है डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम है और यहाँ पे बन जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्टेज का यूनिट V वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन पर कूलम बराबर होता है वोल्ट पर मीटर के। क्वेश्चन नंबर 22, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है वो एक दूसरे की डायरेक्शन में ही होते हैं, पैरेलल होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्वेश्चन नंबर 23, गॉसेस लॉ इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द। गॉसेस लॉ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो हम इस वजह से फाइंड करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड कर सकें, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज तो एक्चुअली ईजिली मालूम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ, बट अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि किसी स्फीयर में हो, जैसे कि किसी इनफाइनाइट शीट में हो, तो उसके लिए हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अगर कैपेसिटर्स को जो है वो कनेक्ट किया जाए, इफ़ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो वाहिद हल ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए तो हमें उनको जोड़ना पड़ता है एज पैरेलल। ठीक है ना, और एज पैरेलल का क्या मतलब है कि उन सबके जो रास्ते हैं वो होने चाहिए डिफरेंट। ठीक है ना, सिंगल पाथ का मतलब सीरीज़ होता है और डिफरेंट पाथ का मतलब होता है कि उनको हमने जोड़ा है पैरेलल। थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सीरीज़ पैरेलल होगा, लेकिन उन्होंने अच्छा सवाल बना के दिया डिफरेंट पाथ्स यानी कि पैरेलल। 25, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज।
3 कैपेसिटर्स हैं 133 माइक्रोफैराड के और उनको सीरीज़ में जोड़ा है, तो उनका आंसर 1 माइक्रोफैराड आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? 25 सीरीज़ का फॉर्मूला है 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो ये होगा 3 माइक्रोफैराड, ये भी होगा 3 माइक्रोफैराड, ये भी होगा 3 माइक्रोफैराड। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, 1 + 1 + 1 भी आ जाएगा 3, तो 1/c इज इक्वल टू 1 और c भी बराबर आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड के। तो हो गया हमारा आंसर 1 माइक्रोफैराड। 26 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ इट्स परमिटिविटी विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब भी हमें रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करनी हो, बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जब भी हमें रिलेटिव परमिटिविटी मालूम करनी है तो नाम ही रिलेटिव परमिटिविटी है, तो उसकी परमिटिविटी का रेशो लिया जाता है विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। और इसी वजह से शायद इस फॉर्मूले को आपने ऐसा भी देखा हो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 27 चार्ज कैरियर्स इन मेटेलिक कंडक्टर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑलमोस्ट लाई करते हैं इन द कंडक्शन रीजन, यानी कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस वजह से जो चार्ज कैरियर्स हैं मेटेलिक कंडक्टर्स में वो सारे के सारे शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना कि सिर्फ एक्साइटेड स्टेट वाले। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक तार था जिसका एरिया यूनिफॉर्म था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट वुड बी सेम। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लंबाई पे ना एरिया पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उस वायर के मटेरियल पे। काटने से मटेरियल नहीं बदला तो रेजिस्टिविटी भी नहीं बदलेगी। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, ओम्स लॉ एप्लीकेबल है ऑन द मेटेलिक कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स पे अप्लाई नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा, वो मेटेलिक कंडक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही गलत हो जाएगा। 1 किलोवाट आर बराबर होता है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स के, ठीक है ना। किलोवाट आर जो कि एनर्जी का यूनिट है बराबर होता है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स के। क्वेश्चन नंबर 31, रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ नंबर ऑफ पाथ्स आर इन। वो रेजिस्टर जो कि एक से ज़्यादा पाथ में जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया अगर सिंगल पाथ होगा तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है, और अगर नंबर ऑफ पाथ होगा तो वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। और किलोवाट आर इज़ द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर अभी अभी बताया एनर्जी का यूनिट है, और वो भी है इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे घरों में जो बिल बन के आते हैं तो उस बिल का जो यूनिट होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, करंट विच फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है, लो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो वो करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बिकॉज ये जो डायरेक्शन है ऑफ करंट है ये बेसिकली हमारी कन्वेंशन पर है, इस वजह से कन्वेंशनल करंट कहलाता है। 34, एक वायर को कट करा 2 बराबर के हाफ में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज। अगेन वही बात है, देखो अगर मैं आधा आधा कर देता हूँ वायर को तो कंडक्टेंस चेंज होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगी। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, रेजिस्टेंस चेंज होगी कंडक्टेंस भी चेंज होगी। ऑल ऑफ दीज वाली बात गलत है। रेजिस्टिविटी करेक्ट है। रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नॉट द लेंथ, नॉट द एरिया। तो याद रखिएगा रेजिस्टिविटी सेम रहती है अगर हम वायर को कट करें या ना करें। जाहिर सी बात है कॉपर का वायर है, कट करें तब भी रेजिस्टिविटी उतनी होगी, नहीं भी करें तब भी उतनी होगी। ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे जो फार्मूला है ईएमएफ का क्वेश्चन नंबर 35 में आ रहा है, वैसे जो फार्मूला है ईएमएफ का, ईएमएफ बराबर होता है V + IR। लेकिन अब ये कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R 0 है जो कि I से मल्टीप्लाई होकर उसको भी 0 कर देगी, तो ईएमएफ बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि वोल्टेज के। क्या बना, ईएमएफ ऑफ द सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस नाउ, तो ईएमएफ किसके बराबर आएगा, सीधा सीधा ईएमएफ बराबर आएगा IR के। अच्छा, अब ये IR के बराबर किससे आ गया है ईएमएफ, क्योंकि V बराबर होता है खुद IR के, तो डायरेक्टली बराबर आ जाएगा IR के। V जो है ना वो IR के बराबर होता है। सो राइट आंसर इज A। 36, मैक्सिमम फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। मैक्सिमम बताना है तो उसमें एंगल तो आना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन बचे चार्ज पार्टिकल के। चार्ज पार्टिकल का वैसे फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। वैसे अगर हम फॉर्मूला देखें
चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। मैक्सिमम कह रहे हैं तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा 1 के बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और मैक्सिमम के लिए साइन 90 रखना पड़ता है। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन के काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, उनमें से कौन सा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन का है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का यूनिट है, और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी है। वाहिद जो वेबर है वो नहीं है, ठीक है ना। वेबर जो है वो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ना कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का। 38 द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर में एक वायर के अंदर करंट चेंज होता है, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड इट इज़ नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ये बड़ा कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, काफ़ी मरतबा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 हेनरी इज इक्विवेलेंट टू। हेनरी जो है वो बेसिकली इसमें से किसके बराबर है, तो लिख के सॉल्व करते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर 39 हेनरी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हेनरी बेसिकली आप इजीली फाइंड कर सकते हो। हेनरी जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है। तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस से देखें तो ईएमएफ बराबर होता है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो अगर रीअरेंज करें तो इंडक्टेंस बराबर आती है ईएमएफ इनटू डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा आई। तो ये बराबर हो जाएगा वोल्टेज इनटू सेकेंड पर एम्पेयर, लेकिन आई थिंक ऐसा कोई यूनिट होगा नहीं, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। इन्होंने असल में वेबर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें अब उसको जो है ना रिलेट करना पड़ेगा वेबर से, कि हेनरी वेबर वाले यूनिट से किसके बराबर आता है। तो एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। ईएमएफ का हमारे पास एक और फार्मूला है। ईएमएफ का फार्मूला होता है एन नंबर ऑफ टर्न्स, उसका तो कोई यूनिट नहीं होता, और यहाँ पे आता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो अगर मैं इस वोल्ट को यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ ना, तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे इसका यूनिट होता है वेबर और इसका यूनिट होता है टाइम का सेकेंड, ठीक है। तो अगर इस ईएमएफ को इधर पुट कर दें, इस यूनिट में पुट कर दें, तो ये बराबर आ जाएगा, वोल्ट की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, वोल्ट की जगह पर मैं लिखूँगा वेबर पर सेकेंड, और इनटू यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड, और अपॉन में लिखा हुआ है एम्पेयर। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये वेबर पर एम्पेयर के बराबर आ सकता है। तो वेबर पर एम्पेयर इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू चेंज। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। ट्रांसफार्मर पावर चेंज करता है, वोल्टेज चेंज करता है, रेजिस्टेंस चेंज करता है, कैपेसिटेंस चेंज करता है। तो ट्रांसफार्मर डिवाइस ही ऐसी है जिसका काम है स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। ये वोल्टेज को या तो स्टेप अप करता है, या तो बढ़ाता है, या तो कम कर देता है। 41 द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन बी एंड ए इज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है ना, उसमें कॉस थीटा आ रहा है। 41 ये पर ही बताता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है ना, उसमें आता है बी डॉट ए, और जो बी डॉट ए है वो बराबर होता है बी डेल्टा ए कॉस थीटा। अब ये मिनिमम कह रहा है ना, तो कॉस का आंसर मिनिमम कब आता है, कॉस का आंसर मिनिमम आता है 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो ये कॉस 90 जीरो के बराबर होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम होना चाहिए कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 42 इफ अ वायर ऑफ लेंथ एल करंट कैरिंग आई प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलरली द फोर्स ऑन अ वायर वुड बी। वैसे जो फार्मूला होता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो बराबर होता है बी आई एल साइन थीटा। बट क्योंकि परपेंडिकुलरली रखा है तो हम साइन 90 पुट करेंगे। साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ बराबर आता है बी आई एल के, बी आई एल के। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज सेटिस्फाइड बाय द लेंज लॉ। इसमें से कौन सा लॉ या लेंज लॉ और कौन सा कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर हम ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हैं तो ये हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लेंज लॉ, वो जो नेगेटिव साइन आना है या इंड्यूस करंट का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना है, वो है ही सिर्फ इस वजह से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर इज। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव और जीरो। तो करेक्ट आंसर यही है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जीरो होती है, ठीक है ना। कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चक्कर नहीं है, नेगेटिव तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रही है, जीरो होता है वैसे भी ना। क्वेश्चन नंबर 45 द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है डैश आउटसाइड द कोर ऑफ द टॉरॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है वो टॉरॉइड के कोर के बाहर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यूनिफॉर्म होती है, ज़ीरो होती है, या नॉन यूनिफॉर्म।
तो करेक्ट आंसर जो है वो होता है 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि जब भी हम टॉरॉइड की बात करते हैं ना, तो टॉरॉइड के अंदर हम अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ, जिसमें जो है वो हम मालूम करते हैं कितना करंट जो है वो पास हो रहा है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट टॉरॉइड के कोर के आउटसाइड सपोज करता हूँ, तो वहाँ पे नेट फ्लो ऑफ करंट जो है वो 0 होता है। तो नेट फ्लो ऑफ करंट अगर 0 होगा, तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है वो भी बराबर हो जाती है 0 के। ठीक है ना, ये है आउटसाइड द कोर ऑफ टॉरॉइड। वेबर पर एम्पियर इज नोन एज, वेबर पर एम्पियर अभी भी हमने किस चीज़ का यूनिट बताया? अभी हमने उसका यूनिट बताया है इंडक्टेंस का। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, क्योंकि वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी हो सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हो सकता है, जो कि एक्चुअली हेनरी होते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि वो इन दोनों के बराबर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज एज द डैश इंक्रीजेज। जो सेल्फ इंडक्शन है किसी भी कॉइल की, वो इंक्रीज होती है, इसमें से क्या चीज़ इंक्रीज करने पर? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इंड्यूस्ड करंट, या ए और बी दोनों करेक्ट है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखें पहले। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं 47। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम इंडक्शन के लिहाज से लिखते हैं करंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना, और ईएमएफ का अपना भी एक फॉर्मूला है। ईएमएफ डिपेंड करता है किस चीज़ पर? ईएमएफ डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और टाइम पे। इस वजह से जो सेल्फ इंडक्शन है, जो कि यहाँ पर भी हो रही है, वो डिपेंड कर रही है इन फैक्टर्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, सॉरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए और मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, यानी कि दोनों बातें सही हैं। When the coil is moved through the magnetic poles, then जब भी coil को move करते हैं towards the magnetic pole, no effect light will appear, heat will produce, EMF will induced in the coil। तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेसिकली। अगर हम मैग्नेट को करीब लेके जाते हैं किसी भी लूप के, या कॉइल को करीब लेके जाते हैं किसी मैग्नेटिक पोल के, तो उस कॉइल के अंदर एक EMF प्रोड्यूस होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पर्पज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करता है। इनपुट करंट सेम एज द आउटपुट करंट हायर देन द इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज लोअर देन द इनपुट वोल्टेज। ये आ गया ना, जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो, यानी कि जो वोल्टेज को कम कर दे, उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 50, चैप्टर नंबर 15 के स्टार्ट हो गए ना। गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। एक शंट रेजिस्टेंस एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो गैल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एम मीटर में। 51, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज गिवन बाय। तो इसमें स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी ओवर बी एन ए है कि बी एन ए ओवर सी है। मैं आपको समझाता हूँ, लॉजिकली याद रखिएगा बात को। सेंसिटिविटी बराबर होती है कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट करंट। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा कम करंट पे, उतना इसका मतलब हमारा कॉइल जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। I इज इक्वल टू सी ओवर जो कांस्टेंट आता है बी एन ए, और साथ में आता है थीटा। तो अगर मैं थीटा ओवर आई अरेंज करूंगा, आई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके पलट जाएंगे, तो ये बराबर आ जाएगा बी एन ए ओवर सी। तो जो करेक्ट आंसर है ना सेंसिटिविटी का, थीटा ओवर आई होता है, जो कि बराबर आ जाता है बी एन ए ओवर सी के। इस वजह से हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा बी ए एन ओवर सी। क्वेश्चन नंबर 52, इन अ सीरीज इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। वोल्ट मीटर से अगर हम वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसे हमेशा ज्वाइन किया जाता है पैरेलल, बिकॉज सीरीज में उसको अगर जोड़ेंगे तो वोल्टेज सही तरह से मेजर नहीं हो पाएगा। 53, एवीओ मीटर इज यूज टू फाइंड। एवीओ मीटर को क्या फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ए से आता है एम्पियर, वी से आता है वोल्ट, ओ से आता है ओम्स। तो तीनों चीज़ें नापते हैं इससे ना, करंट भी, रेजिस्टेंस भी और वोल्टेज भी। तो करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 54, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कॉइल ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो डिफ्लेक्शन है कॉइल की, यानी कि थीटा है, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? तो याद रखो, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। यानी जो गैल्वानोमीटर का फाइनल फार्मूला आता है ना, वो यही आता है कि आई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। द कपल पर ट्विस्ट पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन इज इक्वल टू। ये यहाँ पे ये कांस्टेंट वाली टर्म होती है, सी को कहते हैं कपल पर ट्विस्ट। ये जो सी यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये कपल पर ट्विस्ट है। अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या है। सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंड रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रोडक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन एंड रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन पर रीस्टोरिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क पर डिफ्लेक्शन।
अब ये सी आता कब है, तो याद रखो जब हम मालूम करते हैं यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क, तो वो प्रोपोर्शनल आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ठीक है, और ऑपोजिट साइन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड का मकसद है बेसिकली अभी, जो बराबर आता है सी ओवर थीटा के। तो अगर हम डिवाइड करा दें रीस्टोरिंग टॉर्क को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाती है। ये जो इधर टॉर्क लिखा हुआ है ना, ये है हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि स्प्रिंग की वजह से होता है, और थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन, रीस्टोरिंग टॉर्क को डिफ्लेक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56, द डिवाइस विच कैन रिसीव और जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो डिवाइस जो कि रिसीव कर सकती है या जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसे कहते हैं एंटीना। एंटीना रिसीव करता है और जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाई करना उर्दू में कहते हैं सीधे रास्ते पर लेकर आना, सीधा करना, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप इससे आप याद रख सकते हो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इफेक्ट ऑफ ऑडियो सिग्नल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है जनरेट करने का इफेक्ट ऑफ ऑडियो सिग्नल, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और ऑडियो सिग्नल को कंबाइन करना, इसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि एक ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए आगे भेजूं, तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। 56, विच क्वांटिटी ऑफ ऑडियो सिग्नल इज चेंज बाय ट्रांजिस्टर, अगर हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं तो हम किस क्वांटिटी को चेंज करते हैं ऑडियो सिग्नल की, तो हम चेंज करते हैं एम्पलीट्यूड को भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी को भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, और एक बात है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो सिग्नल इज चेंज्ड बाय ट्रांजिस्टर, अगेन कुछ इस किस्म की जो है वो यहाँ पर आ रही है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है ऑडियो सिग्नल की जो ट्रांजिस्टर चेंज कर देता है। क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच एंड लाउडनेस, पिच और लाउडनेस, तो याद रखिए ऑप्शन है बोथ पिच एंड लाउडनेस, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो लाउडनेस चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पिच चेंज होगी, दोनों ही चेंज होंगे। 61, चूज द राइट ऑप्शन फॉर AM, AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसको क्या सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना आपकी टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, फटाफट 5 सेकंड में जो है वो निशान लगाओ। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल डज नॉट चेंज, क्या चीज़ चेंज नहीं होती। देखो जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वेवलेंथ और पिच अपने आप चेंज हो जाते हैं, वाहिद एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, एम्पलीट्यूड चेंज करने के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जाती है। 63, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज, जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होती है करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ट्रांजिस्टर की। ऑल ऑफ दीज यानी सारे हो सकते हैं, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, लेकिन याद रखिए सबसे कॉमन जो टाइप है वो होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है। हालांकि हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमन बेस, बट सबसे कॉमन जो है वो कॉमन एमिटर है। 64, वेव नेचर ऑफ द लाइट इज प्रूव्ड बाय, लाइट वेव नेचर रखती है, वो इनमें से किससे साबित हो रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक से भी नहीं होता, क्वांटम से भी नहीं होता, पोलराइजेशन से होता है। बिकॉज जो वेव्स हैं वो पोलराइज होती हैं, और अगर हमारी लाइट ट्रांसवर्स वेव ना पोलराइज होती हैं, तो अगर हमारी लाइट भी पोलराइज हो रही है इट मीन्स इट हैज़ अ ट्रांसवर्स नेचर। क्वेश्चन नंबर 65, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कुड बी इंक्रीज्ड बाय, तो याद रखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेवलेंथ को कम करना पड़ता है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। 66, डुअल नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव्ड बाय, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था, एंड दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो डुअल नेचर प्रूव हुआ है वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हुआ है, वरना उससे पहले जस्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मौजूद थी और फिर फोटोन का कॉन्सेप्ट आया। 67, द मिनिमम लाइट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 68, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएगी क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर हम बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी को। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन के अंदर पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर इसका एक रिवर्स प्रोसेस जहाँ पार्टिकल्स कंबाइन होकर गैमा रेस प्रोड्यूस करते हैं और उसे कहते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। एनाहिलेशन ऑफ पार्टिकल इनटू इट्स एंटी पार्टिकल, एंटी पेयर प्रोडक्शन, ये एनाहिलेशन ऑफ मैटर। अच्छा, ये दोनों जो लिखे हैं ना कंफ्यूज करने के, एनाहिलेशन ऑफ एनर्जी कर दी और मटेरियलाइजेशन ऑफ मैटर कर लिया, तो ये एनाहिलेशन ऑफ पार्टिकल होता है या एनाहिलेशन ऑफ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 70, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एनर्जी डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इट्स मास ओनली, मोमेंटम एंड पोजीशन, और मास एंड वेलोसिटी या वेलोसिटी एंड टाइम। फार्मूला है जो कि आप लोगों को पता है, एनर्जी का जो हम इस्तेमाल करते हैं E इक्वल टू mc², और उसके मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर। सो ए इट्स मास ओनली। क्वेश्चन नंबर 71, इन कॉम्पटन्स इफेक्ट अ हाई एनर्जी फोटोन एंड स्ट्राइकिंग विद स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी। जब भी कॉम्पटन इफेक्ट होता है तो एक हाई एनर्जी फोटोन आके टकराता है एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी जो है वो लॉस हो जाती है, सारी की सारी हो जाती है, पार्शियली हो जाती है, कंडीशनली और नन ऑफ दिस। तो याद रखो जब भी फोटो कॉम्पटन इफेक्ट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास कन्वर्ट हो जाती है और फिर बाकी उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। हम कहेंगे कि जो पार्शियली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है उस फोटोन की। 72, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन आफ्टर द कॉम्पटन इफेक्ट विल। थोड़ा सा डिफरेंट करके वही बात पूछिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो याद रखिए हमेशा होती है डिक्रीज, और अगर वेवलेंथ के बारे में पूछें तो वेवलेंथ होती है इंक्रीज, जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ कहते हैं, बट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। 73, इन पेयर प्रोडक्शन वी हैव अ पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, हमारे पास पॉजिट्रॉन, ये पोजीशन गलती से हो गया होगा, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है पेयर प्रोडक्शन के अंदर। प्रोटॉन का नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, और एयर भी तो करेक्ट हो नहीं सकते। 74, इन एनाहिलेशन प्रोसेस ऑफ मैटर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो याद रखो एनाहिलेशन और प्रोसेस के अंदर अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अच्छा, पहली बात सही होती है अगर ये लिखा होता पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। 75, क्वेश्चन नंबर 18 के आगे, इन अ हाइड्रोजन एटम बेलमर सीरीज़ का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन फॉल करता है इन द सेकेंड ऑर्बिट। तो ये अपने वो सिर्फ सीरीज़ याद रखनी ना, लेमैन, बेलमर, पैशन, ब्रैकेट, पीफर्ड, तो दूसरे नंबर पर आता है बेलमर। 76, लेज़र इज़ द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज है, नहीं, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट रेडिएट्स। वो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ के अंदर, तो वो क्या रिवॉल्व करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं एनर्जी को। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी वो एक्सरे इमिट करते हैं, गैमा रे इमिट करते हैं, वो बीटा इमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अगर हम बोहर्स थ्योरी के मुताबिक चलें तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते हैं वो ना तो एनर्जी गेन करते हैं ना ही एनर्जी लॉस करते हैं, यानी कि उनकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बहरहाल हो सकता है मेरे समझने में इंग्लिश नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन न्यूक्लियस फिक्स्ड ऑर्बिट, तो ना वो बीटा, गैमा, एक्सरे और एनर्जी कुछ भी इमिट नहीं करता है। वो इमिशन तब होती है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है या फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन होता है तो वो एक्सरे इमिट करते हैं। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज स्टार्ट होती है 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक। अगर नैनोमीटर्स के अंदर मेजर करते हैं तो वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0.01 टू 10 नैनोमीटर्स। 79, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर स्टेट, ऑल ऑफ दीज। देखो याद रखो जंप टू हायर स्टेट के अंदर एक्सरे इमिट नहीं हो सकती, हायर स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो अगर ये गलत हो गया तो ऑल ऑफ दीज गलत हो गया। याद रखिए जो ब्रह्म-स्ट्रालंग स्पेक्ट्रा बनता है एक्सरेज का वो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की विसिनिटी से पास होता है और वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 80,
द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ रूबी लेज़र इज़, रूबी लेज़र की जाहिर सी और किसी की भी ग्राउंड स्टेट जो है ना सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब तक चाहे रह सकता है। बाकी एक्साइटेड स्टेट 10⁻³ सेकंड तक रहता है, -8 सेकंड तक रहता है, मेटास्टेबल में -3 सेकंड तक रहता है। 81 the process of collecting excited electrons from unstable state into stable state, unstable state से stable state की तरफ जाने का जो process होता है वो कहलाता है induced absorption, population inversion और emitted radiation डी एक्साइटेशन। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना डी एक्साइटेशन ज़्यादा बेहतर वर्ड है। बाकी पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, और इमिटेड रेडिएशन तो कोई वर्ड नहीं है। 82 द लाइफ इन विच हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई डीके, उसे हाफ लाइफ कहते हैं। कहाँ गया हाफ लाइफ? द टाइम इन विच हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई डीके हाफ लाइफ कहते हैं। अब ये हाफ टाइम और लाइफ टाइम, ये हाफ लाइफ होगा। 83 the process in which a bigger nucleus splits into smaller fragments, smaller fragments के अंदर जो है वो split हो जाता है evolution of large amount of energy के साथ साथ large amount of energy भी रिलीज होता है, तो इस process को कहते हैं nuclear fission। a material consisting of fissionable isotope of uranium is called, उसे कहते हैं nuclear fuel। जो कि fissionable isotope of uranium होता है उसे हम कहते हैं nuclear fuel। 85 according to the law of radioactive decay number of parent nuclei is equal to, law of radioactive decay के मुताबिक जो number of parent nuclei हैं उनको हम किससे शो करते हैं? number of parent nuclei को हम n0 से शो करते हैं जो initially मौजूद होते हैं। the process in which heavier nucleus is formed from the combination of lighter nuclei, it is known as nuclear fusion, nuclear fusion कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कैंसर ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन स्टोर होता है, तो इस वजह से कैंसर को ट्रीट करते हैं थायराइड ग्लैंड के विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटर इन जीएम ट्यूब इज ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ एल्कोहल, लो वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल, लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, या ऑल ऑफ दीज। तो जीएम ट्यूब के अंदर जो एल्कोहल है उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम रखा जाता है, ये बात करेक्ट है। और जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल भी होता है, आयनाइजेशन ऑफ एल्कोहल भी सही है, इस वजह से करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। जो एल्कोहल है वो आयनाइज होती है लो वेपर प्रेशर होने की वजह से, तीसरा ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 89 इन अल्फा डी के मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, जो मास नंबर होता है पेरेंट न्यूक्लियाई का उसमें 4 की कमी आती है, मास नंबर की बात हो रही है, डिक्रीजेज बाय 4 यूनिट। Two ends of the rod are temperature -10 और -30, heat will flow from, heat flow करती है from high temperature to low temperature, high temperature से low temperature की तरफ flow करती है। तो एक है -10, एक है -30, -30 ज़्यादा कोल्ड है, -10 जो है वो उसके लिहाज से हॉटर है, तो -10 से -30 की तरफ ट्रैवल करेगी हीट। 91 द नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी है याद रखो वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, और नेचुरल प्रोसेस के अंदर अगर इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ एंट्रोपी चीज़ों की बढ़ती है, तो इस वजह से एंट्रोपी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी इज़ पॉजिटिव। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू R ओवर Na होता है, R ओवर Na, ठीक है ना। जो जनरल गैस कांस्टेंट है उसको एवोगाड्रोस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, ये A छोटा होना चाहिए। 93 ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक, अगर हम एक एडियाबैटिक कहाँ चला गया, during an adiabatic change the pressure and volume formula for the given of a gas is given by adiabatic change के अंदर अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ फॉर्मूला, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है PV टू दी पावर गैमा V, PV टू दी पावर गैमा इज, ये Y नहीं है, ये गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी स्टडी करते हैं जब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को स्टडी करते हैं। तो एडियाबैटिक चेंज के अंदर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होता, बल्कि PV टू दी पावर गैमा, गैमा होता है CP और CV का रेशो, ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट के बराबर होता है। 94 डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन, डाइलेक्ट्रिक से जो फोर्स होती है बिटवीन चार्जेस वो हमेशा डिक्रीज हो जाती है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड में आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एनर्जी का यूनिट है छोटा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल पर कूलम, जूल यानी कि वर्क डन और कूलम यानी कि चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूनिट होता है वोल्ट। द मिनिमम इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉसिबल इन आइसोलेटेड फॉर्म वो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती। अगेन पूछने का तरीक़ेकार एक ही बात है, नॉट स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 100, 4 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 100, 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2, अगर सीरीज में जोड़ा है 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा 3/4 और ये आंसर 1/c का होगा। और c का आंसर चाहिए तो ये बराबर हो जाएगा 4/3 के। 4/3 बराबर होता है 1.33 माइक्रोफेराड। ओके तो आज की क्लास ख़त्म। 100 MCQs स्टडी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इन सब को जो है वो नोट कर लो, प्रैक्टिस करो, और कोई कन्फ्यूजन है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।